कल्पना करना सच में बहुत मुश्किल नहीं है कि रात के 12:37 का वक्त कितना सुनसान कर देने वाला हो सकता है, खासकर तब जब चारों तरफ गहरा अंधेरा हो। बिल्कुल, और एकदम सन्नाटा फंस रहा हो। हाँ, मतलब कोई इंसान किसी सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला फंसा हुआ हो। ऐसे में अगर अचानक जेब में रखा मोबाइल फोन बजने लगे और स्क्रीन पर एक अजीब सी रोशनी चमके और वहां कोई पहचाना हुआ नाम ना हो, बस 2 शब्द लिखे हों, अननोन नंबर। सही कहा, ये अपने आप में बहुत क्रीपी लगता है। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी इस स्पेशल चर्चा में हम एक ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित बहुत ही खौफनाक कहानी के अंशों पर डीप डाइव करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द फेसलेस कॉलर ऑफ द सेमेट्री, यानी कब्रिस्तान वाली कॉल। हाँ, और आज का हमारा मेन मिशन इस पूरे घटनाक्रम की परतों को उधेड़ना है। हमें ये समझना है कि कैसे हमारी सबसे भरोसेमंद चीज, हमारा अपना स्मार्टफोन और एकांत का डर मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। पॉइंट है, क्योंकि डर यहाँ किसी पुरानी हवेली या श्रापित जंगल में नहीं है। ये डर को सीधे हमारी जेब में लाकर रख देता है, हमारी हथेली पर। एग्जैक्टली। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो ये चर्चा सिर्फ एक डरावनी कहानी तक सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी के उस चौराहे के बारे में है जहां हमारी मॉडर्न सिक्योरिटी का भ्रम टूट जाता है। मॉडर्न सिक्योरिटी, जिसे हम अपनी डिजिटल ढाल मानते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल हम अपने स्मार्टफोन्स को कनेक्टेड रहने का और सेफ फील करने का सबसे बड़ा टूल मानते हैं। पर जब वही डिवाइस किसी अनजाने डर का मीडियम बन जाए, तो वो मेंटल शॉक बहुत ज्यादा गहरा होता है। बहुत गहरा होता है। और इस कहानी की शुरुआत जिस जमीनी तरीके से होती है ना, वही इसे इतना डरावना बनाती है। राहुल नाम का जो ये आदमी है, वो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो था नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही वो किसी भूत की तलाश में वहां गया था। वो बस एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। उसके दोस्त की बाइक अचानक से खराब हो गई थी और इत्तेफाक देखिए कि वो जगह एक पुराने कब्रिस्तान के ठीक पास थी। देखिए, हम सभी ने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया ही है जब गाड़ी या बाइक किसी सुनसान सड़क पर रात में खराब हो जाती है। हाँ, और फ्रस्ट्रेशन होती है, बिल्कुल झलाहट होती है, परेशानी होती है, पर अपने आप में वो कोई सुपरनैचुरल इवेंट नहीं है। वो बस एक मैकेनिकल फेलियर है। और यहीं से डर का असली साइकोलॉजी काम करना शुरू करता है। वो कैसे? क्योंकि डर की शुरुआत हमेशा बहुत ही नॉर्मल और रोजमर्रा की चीजों से होती है। राहुल का वहां खड़ा होना कोई रहस्य नहीं था, पर रात के 12:37 पर जब उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश होता है, तो उसकी पहली रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल होती है। उसने सोचा किसी दोस्त का मजाक होगा। सही कहा। और ये ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमेशा किसी भी अजीब चीज को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। मतलब हम डरना नहीं चाहते तो लॉजिक ढूंढने लगते हैं। एग्जैक्टली। कोई मजाक कर रहा होगा या क्रॉस कनेक्शन होगा, ये हमारी साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हमें काम रखने की कोशिश करती हैं उस वक्त। पर वो शांति कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाती यहाँ। जैसे ही राहुल कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से कोई हेलो नहीं बोलता, कोई पहचानी आवाज नहीं, सिर्फ एक भारी सन्नाटा है। सन्नाटा और हवा की आवाज। हाँ, हवा की तेज आवाज और दूर से आती एक बहुत ही धीमी ठंडी फुसफुसाहट। वो आवाज कहती है, तू कब्रिस्तान के पास खड़ा है। अरे बाप रे, ये सुनते तो किसी की भी जान निकल जाए। ये सच में वो पॉइंट है जहां एक आम सी रात एक खौफनाक नाइटमेयर में बदल जाती है। आप इसकी सीरियसनेस को समझिए। एक अनजाने कॉलर को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है, वो भी रात के अंधेरे में, एक सुनसान कब्रिस्तान के पास। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी इंसान के दिमाग में एक बॉम्ब की तरह फट सकती है। ये सीधे तौर पर किसी की पर्सनल स्पेस का सबसे भयानक वायोलेशन है। सच में, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम इसको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, तो इंसान को इस बात से डर नहीं लगता कि वो अकेला है। हमारा सबसे बड़ा प्राइमल फियर ये एहसास है कि हम अकेले नहीं हैं, जबकि हमें लग रहा था कि हम अकेले हैं। पॉइंट है, जब वो आवाज कहती है कि उसको लोकेशन पता है, तो वो एक तरह से बता रही है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम मुझे नहीं देख सकते। ये जो नजर रखे जाने का एहसास है ना, खासकर तब जब आप प्रेडेटर को नहीं देख सकते, ये उस हिडन डर को जगा देता है जो हजारों सालों से हमारे डीएनए में है। और जिस फोन से उसे मदद बुलानी थी, अब वही फोन उस खतरे का लाउड स्पीकर बन गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस साइकोलॉजी को थोड़ा आगे ले जाएं, तो सिचुएशन और बुरी हो जाती है। जैसे ही वो फुसफुसाहट सुनता है, राहुल झटके से पीछे मुड़कर देखता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है।
हर कोई यही करेगा। हाँ, नेचुरली। पर जब वो मुड़ता है तो वहां क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा। लोग सोचते हैं अंधेरे में भूत देखना डरावना है, पर यहाँ कुछ ना देखना डर को और बढ़ा देता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारी आंखें और ब्रेन हमेशा इंफॉर्मेशन के लिए तरसते हैं। जब खतरा महसूस होता है तो ब्रेन कहता है मुझे खतरा दिखाओ, ताकि मैं तय कर सकूं कि लड़ना है या भागना है, फाइट और फ्लाइट। हाँ, पर अंधेरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वही ना, ब्रेन को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। उसका थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम एक तरह से क्रैश हो जाता है। और ठीक इस कंफ्यूजन के बीच फोन से दूसरी वार्निंग आती है, तेरे पीछे जो खड़ी है उसे मत देख। बाप रे, ये लाइन तो बहुत ही डार्क है। ये लाइन साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत पावरफुल है। ये एक साथ 3 चीजें कर रही है। पहला, ये कंफर्म करती है कि वहां कोई मौजूद है। दूसरा, वो ठीक पीछे खड़ी है। और तीसरा ये कि वो एक डायरेक्ट ऑर्डर दे रही है जो इंसान के रिफ्लेक्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, पीछे मुड़कर ना देखने का ऑर्डर। एग्जैक्टली। और इसका जो फिजिकल रिएक्शन होता है बॉडी पर, वो बिल्कुल रियल होता है। गला सूख जाना, सांसें तेज हो जाना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी के टूटने का प्रोसेस है। हाँ, जब एक्सट्रीम स्ट्रेस या इनविजिबल डर सामने आता है तो एड्रेनलिन स्पाइक कर जाता है, गला सूखने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था वहां। ये फिजियोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावना एस्पेक्ट है। बॉडी उन चीजों पर रिएक्ट करती है जिसे ब्रेन डिकोड नहीं कर पाता। बॉडी तैयार हो रही थी खतरे से लड़ने के लिए, पर आंखों से देख नहीं पा रही थी। ये पैराडॉक्स किसी को भी पागल कर देगा। सारी सेंसेस चिल्ला रही हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, पर सामने कुछ फिजिकल नहीं है। सही में ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर का एक्सट्रीम लेवल बन जाता है। इंसान का अपना ही दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ दिमाग और बॉडी तक लिमिट नहीं था। अब जो आगे हुआ वो पूरा टेक्निकल था, और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ जाती है, जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है। हाँ, सांसें अटकी हुई हैं, फोन कान पर लगा है और अचानक वो ऑडियो कॉल बिना किसी बटन दबाए अपने आप वीडियो कॉल में बदल जाती है। ये मॉडर्न हॉरर का परफेक्ट एग्जाम्पल है ना? पहले की कहानियों में दरवाजे अपने आप खुलते थे या मोमबत्ती बुझ जाती थी। आज के टाइम में आपका स्मार्टफोन बिना परमिशन के कैमरा ऑन कर देता है। ये टेक्नोलॉजी का ऑटोनोमस हो जाना, खुद फैसले लेना, या आज के वक्त का बड़ा डर है। हम मानते हैं कि हमारे गैजेट्स हमारे कंट्रोल में हैं, हम उनके मास्टर हैं। पर जब स्मार्टफोन खुद फैसले लेने लगे तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं रह जाता, वो एक जिंदा और शायद एक शैतानी मीडियम बन जाता है। और इस इवेंट में जो स्क्रीन पर दिखता है वो उस इनविजिबल डर को एक सॉलिड रियलिटी बना देता है। स्क्रीन पर वीडियो शुरू होता है, फ्रंट कैमरा में राहुल खुद को देखता है, पर उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी है सफेद साड़ी में, जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। बिना चेहरे वाली औरत। इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना बनता है। इंसान के लिए चेहरा सबसे जरूरी चीज होती है ना। हम चेहरे से ही तो दूसरे के इरादे समझते हैं। बिल्कुल, गुस्सा है, दुख है या खतरा है, सब एक्सप्रेशन से पता चलता है। पर एक ऐसा चेहरा जिसमें आंखें नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, वो एक ब्लैंक स्लेट है। जब दिमाग को वहां एक्सप्रेशन नहीं मिलता तो वो प्योर टेरर फील कर देता है वहां। साइकोलॉजी में इसे पैरेडोलिया कहते हैं। हमारा ब्रेन ऐसी वायरिंग के साथ आता है कि हम बादलों में या पेड़ की छाल में भी चेहरे ढूंढते हैं। ये हमारी एवोल्यूशनरी जरूरत है प्रेडेटर्स को पहचानने की। इसीलिए जब वहां चेहरा नहीं मिलता तो हमारा सिस्टम पैनिक कर जाता है। एग्जैक्टली। जब ब्रेन एक ऐसी बॉडी देखता है जहां चेहरा होना चाहिए पर कुछ नहीं है, तो हमारा फेस रिकग्निशन सिस्टम फेल हो जाता है। ये ऐसी एनॉमली है जिसे दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता। इसीलिए फेसलेस एंटिटीज हिस्ट्री के सबसे डरावने कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। और ये डर कहानी के उस पैराडॉक्स को और डीप कर देता है। जब स्क्रीन पर वो औरत दिखती है तो बंदा नेचुरली वापस पीछे मुड़कर देखेगा कि वाकई वहां कोई है या नहीं, जो उसने किया भी। हाँ, राहुल झटके से पीछे मुड़ता है, पर वहां सच में कोई नहीं होता, सिर्फ वही अंधेरा और सन्नाटा। आंखें कुछ नहीं देख पा रही हैं, पर जब वो वापस स्क्रीन की तरफ देखता है तो वो बिना चेहरे वाली औरत अब वीडियो में उसके कंधे के बिल्कुल पास आ चुकी है। ये वाकई में बोन चिलिंग है। मेरा वही सवाल है, जो आंखों को नहीं दिख रहा वो कैमरा को कैसे दिख रहा है? आंखें देख रही हैं, यानी अंधेरा। दूसरी रियलिटी वो है जो स्मार्टफोन का कैमरा कैच कर रहा है। ये सोचना पड़ता है कि हम ट्रस्ट किस पर करें, अपनी आंखों पर या उस टेक पर जो हमने बनाया है। अगर टेक्निकली देखें तो आज के स्मार्टफोन्स बहुत एडवांस्ड होते हैं। उनमें लाइडार और इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो लाइट के उन स्पेक्ट्रम्स को कैप्चर कर सकते हैं
जिनको ह्यूमन आई नहीं देख सकती। ये तो नींद उड़ाने वाला थॉट है। हम दिन भर में कितनी बार फ्रंट कैमरा खोलते हैं बाल ठीक करने के लिए या सेल्फी लेने के लिए। सोचो अगर स्क्रीन पर ठीक पीछे कोई खड़ा लिखे और मुड़कर देखो तो वहां कोई ना हो। ये थॉट किसी को भी अंदर तक हिला देगा। इस कॉन्ट्रडिक्शन का मेंटल प्रेशर झेलना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और ठीक यही डर हमें आखिरी सबूत तक ले जाता है। उस पैनिक अटैक में फोन राहुल के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फोन का गिरना सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है यहाँ, ये सिंबॉलिकली आखिरी डिफेंस का टूटना है। वो सेफ्टी लाइन जो हमें बाकी दुनिया से जोड़ती है वो कट जाती है। जैसे ही फोन गिरता है स्क्रीन टूट जाती है और कॉल कट जाती है। वहां कनेक्शन सिर्फ नेटवर्क का नहीं टूटा था। हाँ, वहाँ एक इंसान का हमारी दुनिया से कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया। और ये सब इतनी फास्ट होता है कि रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिलता। और फिर अगली सुबह होती है, सूरज निकलता है, अंधेरा छट जाता है। जब लोग वहां से गुजरते हैं तो उन्हें सड़क किनारे वही टूटा हुआ फोन मिलता है। दिन की रोशनी में वो शायद सिर्फ कचरा लग रहा होगा, पर असल में वो सबसे बड़ा प्रूफ था। बिल्कुल, उस क्रैक्ड स्क्रीन पर वीडियो कॉल का आखिरी फ्रेम रुका हुआ था। एक स्टैटिक डिजिटल पिक्चर जिसमें उस रात का पूरा खौफ कैद था। सामने राहुल के चेहरे पर मौत का डर और उसके कंधे के ठीक पीछे वो सफेद साड़ी वाली फेसलेस औरत। ये इररिफ्यूटेबल प्रूफ बन गया। ये साबित करता है कि वो रात का डर कोई हेलुसिनेशन या भ्रम नहीं था, वो रियल था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डर चुड़ैल या वीडियो कॉल का नहीं था। नहीं, सबसे चिलिंग सच तो कुछ और ही है। वो ये कि उस रात के बाद राहुल कभी लौटकर घर नहीं आया, हमेशा के लिए गायब हो गया। ये एक फैक्ट उस कहानी को अर्बन लेजेंड से निकालकर एक गहरे दुख और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में डाल देता है। एक नॉर्मल इंसान जो सिर्फ अपनी खराब बाइक के पास खड़ा था, वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है, अपने पीछे सिर्फ एक डरावनी डिजिटल फोटो छोड़कर। ये जो अनसर्टेनिटी है यानी अनिश्चितता, ये हम इंसानों का सबसे बड़ा डर होती है। हम नेचुरली क्लोजर चाहते हैं, हमें कहानी का एंड चाहिए होता है कि आखिर हुआ क्या। पर ये कहानी हमें क्लोजर नहीं देती। कोई सर्वाइविंग कैरेक्टर नहीं आया जो वापस आकर स्टोरी सुनाए। यहाँ तो सिर्फ एक टूटा हुआ फोन बचा कहानी सुनाने के लिए। लोग वही सोचते रह जाते हैं कि कॉल कट होने के बाद उन आखिरी पलों में क्या हुआ होगा, उस औरत ने क्या किया होगा जो स्क्रीन में कंधे तक आ चुकी थी। सही में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस सेफ नॉर्मल दुनिया के ठीक बगल में एक ऐसी दुनिया है जिसके रूल्स हम नहीं समझते और कभी-कभी उनके दरवाजे गलती से खुल जाते हैं। तो इस डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर हमें इसका कोर समझना होगा कि ये डर हमारे जहन में इतना स्टक क्यों हो जाता है। हम चाहे कहीं भी हो, हमारे पास फोन हमेशा होता है। हाँ, वही हमारा लाइफलाइन है। हमें लगता है एक इमरजेंसी आई तो एक कॉल दूर है हम और मदद आ जाएगी। पर ये कहानी उस फीलिंग को तोड़ देती है। जब ढाल ही खतरा बन जाए, किसी अनजानी दुनिया का पोर्टल बन जाए, तो इंसान कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा? ये हेल्पलेस फीलिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है। और इसीलिए ये डीप डाइव हर लिसनर की रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। सोचो कल को कोई रात में अकेले ट्रैवल कर रहा हो और अचानक अननोन नंबर से कॉल आए, तो एक सेकंड के लिए ही सही पर दिमाग में ये थॉट जरूर आएगा। उस कॉल को उठाने से पहले एक हेजिटेशन जरूर होगी अब। हाँ, और यही सबसे अच्छी साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज की पहचान होती है। वो हमारे सेफ जोन्स में एंट्री कर लेती हैं और हमारा नजरिया बदल देती हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी हमें दुनिया से जोड़ती तो है, पर शायद उन चीजों से भी जोड़ सकती हैं जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव को हम एक इस प्रोवोकेटिव सवाल पर खत्म करेंगे जो शायद आप सबको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर राहुल की आंखों को वो औरत नहीं दिखी पर कैमरे ने उसे पकड़ लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे स्मार्टफोन्स के लेंस उन चीजों या एनर्जीज को देखने की क्षमता रखते हैं जो हमारी लिमिट के बाहर हैं? ये सवाल सच में नींद उड़ाने वाला है। क्या हमारा फोन किसी दूसरे डायमेंशन की खिड़की बन सकता है? इसे सोचिए। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और हाँ, कभी अकेले में